हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन जैन से होती है, जो कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, ख़ानदानी लड़की है और काफ़ी पढ़ी लिखी भी है। लेकिन फ़िलहाल इसके डैड के ना होने पर डैड का बिज़नेस बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, काफ़ी कर्ज भी हो गया है और इसी की वजह से जैन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और यहाँ पर वो आंट ऑन से मिलने के लिए आई हुई थी। आंट ऑन जैन से कहते हैं कि मीटिंग के लिए जो लोग आने वाले थे उन्हें थोड़ा आने में टाइम लग जाएगा, लेकिन तुम यूँ ही बैठे रहोगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस मंगाती हूँ। जब जैन ऑरेंज जूस पीती है तो उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, क्योंकि उस ऑरेंज जूस में ड्रग मिलाया हुआ था। जैन के बेहोश होते हुए वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जो जैन को वहाँ से उठाकर लेकर जाते हैं। आंट ऑन उन्हें संभल कर ले जाने के लिए कहती हैं। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर आंट ऑन ने जैन को एक ओल्ड मैन से मिलवाया था, ये कहते हुए कि वो उसके सारे डेब्ट को चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में वो बस इतना चाहते हैं कि जैन उनसे शादी करे, क्योंकि उन्हें एक ख़ानदानी बच्चा चाहिए तो वो जैन दे सकती है। तो इसी वजह से वो शादी करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिस पर जैन का कहना था, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, इतनी गवार भी नहीं हूँ, और मुझे अपने कर्ज कैसे पूरे करने हैं, इसके लिए मुझे किसी ओल्ड मैन से शादी नहीं करनी पड़ेगी, स्पेशली तब जब मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और इतनी स्मार्ट हूँ। तो इसी वजह से जैन सिया का रिश्ता उसके मुंह पर दे मारती है और चली जाती है। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। आज हमारे हीरो के डैड का बर्थडे है और इसी खुशी में उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर उनके छोटे बेटे के बारे में पूछताछ की जा रही थी कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, और ये महाशय अपने डैड की बर्थडे पार्टी को छोड़कर अपने अय्याशियों में लगे हुए था। इसका नाम पैच है, जो कि अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद। तभी सर्वेंट आकर उसे बताती है कि सारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं, तो वहीं पर पैच उल्टा सर्वेंट पर ही भड़क पड़ता है। डोर नॉक करके नहीं आ सकती थी क्या? पार्टी में आए हुए सारे लोगों की नजरें तो एक ही जगह पर रुक जाती है जब हमारे हीरो की एंट्री होती है। उसकी शानदार वाली एंट्री पर सब लोग उसे देख रहे थे। सीचोन जब पार्टी में आता है तब सबसे पहले वो अपने डैड को बर्थडे विश करता है और उन्हें गिफ्ट में बहुत महंगी घड़ी और साथ ही एक वाइन की बोतल देता है। वो वाइन की बोतल तो बहुत महंगी रहती है, जो देख करके आसपास के आए हुए गेस्ट सीचोन की काफ़ी तारीफ़ करने लगते हैं और उसके डैड की भी, कि काफ़ी होनहार बेटा है, जिसकी वजह से सीचोन की स्टेप मदर जलते भुनते वहाँ पर आती है और वाइन की बोतल लेते हुए कहती है, ओ अच्छा, तो इस ब्रांड की वजह से तुम इतने ज़्यादा अमीर हो पाए हो। वैसे ही काफ़ी स्मार्ट तरीके से तुम्हारी मॉम ने मेरे हस्बैंड को ट्रिक करके वो ज़मीन को ले लिया था, जिसकी वजह से आज तुम इतने ज़्यादा अमीर हो पाए हो। तो वहीं पर सीचोन भी अपने स्टेप मदर को बोलना नहीं छोड़ता है, हाँ वो ज़मीन जिसे आपने बंजर समझ करके मुझे दिया था, आज मेरी मेहनत से मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ। वे पीछे से पैच भी गुर्राते हुए पहुँच जाता है और सीधा सीचोन का कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से इस तरीके से बात करने के लिए? डैड, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका बर्थडे ख़राब हो तो इसे कहो कि ये यहाँ से चले जाए। सीचोन के डैड उससे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिस पर जाने से पहले सीचोन कहता है, डैड आप सच में नहीं बदलेंगे कभी भी। अगर मॉम ने मुझसे नहीं कहा होता कि आपके हर बर्थडे पर आपको विश करने के लिए, तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं आता। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर आंट ऑन सिया की काफ़ी चमचागिरी कर रही थी। प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ हो गया है, आपकी ब्राइड रूम में आपका वेट कर रही है, ये रहेगी। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, आपने जो वादा किया है, वादे के मुताबिक आप सारा कर्ज और मेरा घर सब बचाएंगे। जिस पर सिया कहता है, बस एक बार मेरा काम तो होने दो, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। इधर बेहोश जैन को दिखाया जाता है, जैसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि आंट ऑन ने किस तरीके से उसके साथ खेल खेला है। आगे दिखाया जाता है, सिया जब उसके रूम में आता है तब उसे बड़े प्यार से ही देख रहा था और उसके क्लोज जाता है और उससे फोर्सफुली करने की कोशिश करता है, जिस पर जैन अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। सिया कहता है, बस एक बार उसकी शादी हो जाए और बेबी हो जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैन अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग जाती है। जैन सिया की चुंगल से भाग चुकी है और गार्ड ने कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से वो अपने गार्ड्स की धुलाई कर रहा था। तभी वो जैन को देख लेता है और वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ।
सारे लोग जैन को पकड़ने लगते हैं। जैन अपने आप को बचाने के चक्कर में भाग रही थी और गलती से वो सीचोन के ही कार के सामने आ जाती है। एक्सीडेंट होते होते रह जाता है, लेकिन वो काफ़ी डर चुकी थी। सीचोन बाहर आता है, तब वो जैन को पाता है। सारे लोग उसे फॉलो कर रहे थे। सीचोन जब यहाँ पर जैन को देखता है तो उसे एक धक्का सा लगता है। जैन यहाँ पर सीचोन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी हेल्प करे और अपनी आंट ऑन को झूठ बोल देती है कि वो उस ओल्ड मैन से शादी नहीं कर सकती है बिकॉज़ वो किसी से प्यार करती है। ये रहा उसका बॉयफ्रेंड। अब यहाँ पर सीचोन तो कुछ भी नहीं बोलता है। जैन सारे लोगों के सामने प्रूफ करने के चक्कर में सभी के सामने उसे किस कर लेती है और उस वक्त उसकी क्लिप बना ली जाती है। जैन बेहोश होने से पहले सीचोन से कहती है कि वो उसकी हेल्प करे, जबकि सिया और उसके बाकी लोग उसे ज़बरदस्ती पकड़ करके लेकर जाने वाले थे और उसे बचाने के चक्कर में सीचोन यहाँ पर उसे सबसे पहले कार में ले जाता है और उसके बाद सारे लोगों की हड्डी पसली एक करता है और सिया के सामने ही उसकी होने वाली ब्राइड को ले करके रफू चक्कर हो जाता है, जिसकी वजह से सिया काफ़ी गुस्से में था और वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन आंट ऑन पर निकालता है और साथ ही वो क्लिप भी दिखाता है कि तुम देख रही हो इस लड़की ने अब क्या कर दिया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इस लड़की को मैं अपनी वाइफ बनाना चाहता था, लेकिन अब इसे मेरी मिस्ट्रेस बनना पड़ेगा। अगर सब कुछ डैब्ड और अपना घर बचाना चाहती हो ना, तो जाओ इस लड़की को लेकर आओ और खुशी खुशी मेरी मिस्ट्रेस बनने के लिए ये तैयार होनी चाहिए। जैन के ऊपर अभी भी ड्रग का असर था, इसी वजह से वो बेहोश थी। जहाँ पर सीचोन उसे अपने घर पर लेकर आता है और उसे देखते हुए पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है, जहाँ पर इटली में उसने सबसे पहले जैन को देखा था और देखते ही उसके प्यार में वो लटू हो चुका था। जहाँ पर उसके फ्रेंड ने उसे सजेस्ट भी किया था कि उसे जा करके जैन से अपने बारे में बात करनी चाहिए कि वो उसके लिए क्या फील करता है। लेकिन सीचोन का कहना था कि अगर उसकी डेस्टिनी में जैन होगी तो एक बार फिर से वो दोनों ज़रूर टकराएंगे। आगे एक कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर सीचोन हेल्प के लिए जाता है। तब उस कार में वो जैन को देखता है, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी वो हेल्प की आवाज़ें लगा रही होती है। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक फिनिश होता है और प्रेजेंट में सीचोन जैन को देखते हुए कहता है कि सच में धोखा कितना ज़्यादा हसीन होता है ना। कुछ टाइम के बाद जब जैन होश में आती है तब वो अपने आप को एक अलग ही जगह पाती है और सीचोन से कहती है कि वो यहाँ पर कैसे और कब आई, जिस पर सीचोन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर तुम्हें लेकर आया हूँ। वैसे तुमने तो मुझसे ही हेल्प की डिमांड की थी। जैन को पास्ट का फ्लैशबैक याद आता है कि किस तरीके से सिया से बचने के लिए उसने सीचोन से हेल्प मांगी थी। सीचोन जैन से कहता है तुम्हारी कंडीशन देख कर ही समझ में आ रहा है कि कुछ ठीक नहीं हुआ। वैसे सच्चाई क्या है बताना चाहोगे कि आखिर वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे और तुम्हें हेल्प के लिए ये झूठ क्यों बोलना पड़ा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जिस पर जैन तो पहले उसे बताने से मना कर देती है, लेकिन साथ ही वो सीचोन से कहती है तुम्हारी आवाज़ सुन करके कुछ अजीब सा लग रहा है, मानो इससे पहले हम दोनों क्या कभी मिले हैं क्या। जिस पर कुछ टाइम के लिए सीचोन तो चुप हो जाता है। उसके बाद जैन से कहता है मेरी वॉइस तुम्हें लग रही है कि हम कहीं मिले हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मेरे पास एक पूरा वाइन यार्ड है। मैं बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इंटरव्यूज़ में हो सकता है तुमने मेरी वॉइस को सुना होगा। जिस पर जैन भी धोखे में आ जाती है। हाँ तुम सच कह रहे हो। सुचैन कहता है अब बताओगे भी क्या बात है। जैन के मना करने पर सीचोन जैन का पूरा नाम लेता है, जिस पर जैन काफ़ी हैरान थी तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम पड़ा। तब सीचोन कहता है तुम्हें यहाँ पर लाने से पहले तुम्हें क्या लग रहा है मैंने तुम्हारे बारे में डिटेल्स नहीं निकलवाई होंगी। तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, किस तरीके से तुम्हारे डैड का बिजनेस बैंकक्रप्ट हुआ, तुम्हारी कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा कर्ज है, तुम्हारा घर भी गिरवी पे हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है ये सब के बारे में मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, वो भी तब जब तुम इतनी फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर की बेटी हो। सीचोन का बात करने का अंदाज काफ़ी रूड था, जिसकी वजह से जैन को बुरा लगता है। जाने से पहले वो सीचोन को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प के लिए, और जब बाहर निकलती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक ऐसी प्लेस पर आई हुई है जिसके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं है। हर तरफ बस उसे ग्रैब्स दिखाई दे रहे। पीछे से सीचोन भी आ जाता है। तुम्हें क्या लग रहा है इतनी रात गए ऐसे प्लेस से घर जाना जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि खतरा कहाँ से तुम्हारे ऊपर टपक पड़े। रात काफ़ी हो चुकी थी, जैन को भी डर लग रहा था। इसी वजह से वो सीचोन से कहती है क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ, मुझे मेरे भाई को कॉल करना है। जिस पर सीचोन काफ़ी रूड तरीके से उसे कहता है क्या ब्रदर से बात करने के लिए या फिर बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए। जैन कहती है मुझे मेरे भाई से बात करनी है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर जैन अपने रिलेटिव से बात कर रही थी। सीचोन उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और जैन से कहता है तो अब बताओगी इसके बाद की तुम्हारी क्या प्लानिंग है, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम पड़ चुका है। वैसे सिया से बचने के लिए अब कौन सा मेथड यूज़ करने वाली हो, और वैसे भी जहाँ तक मैं सिया को जानता हूँ
उसका बैकग्राउंड काफ़ी हार्ड है, किसी माफिया से कम नहीं है, उससे बचना इम्पॉसिबल है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, उस सिया से बचना चाहती हो तो फिर उससे शादी कर लो। जिस पर जैन काफ़ी शौक में थी। क्या जान ना पहचान और सीधा शादी के बारे में बात करने के लिए आयो? मैं, और वो भी तुमसे शादी, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, ना ही तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतनी आसानी तरीके से शादी कर लूँगी? सीचोन जैन को वो वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें जैन ने जानबूझकर सीचोन को किस किया था, ये साबित करने के लिए कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। तब यहाँ पर सीचोन कहता है, अब तुमने दुनिया वालों के सामने ये शो ही कर दिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो फिर शादी हो ही सकती है। जैन मना करती है, मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और गुस्से में वहाँ से जाने वाली रहती है। लेकिन सीचोन ज़बरदस्ती उसे पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम यहाँ से जब आंट ऑन के पास जाओगी तब क्या वो तुम्हारी शादी उस सिया से नहीं करवाएंगी जिनसे बच करके तुम आज यहाँ पर आई हो? वैसे मुझ में क्या कमी है? हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही ज़्यादा रिच हूँ। एक बार तुम मुझसे शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारा जितना भी कर्ज रहेगा मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रिच हूँ। और वैसे भी शादी कौन सा हम हमेशा के लिए कर रहे हैं, बस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 1 साल के लिए बस तुम्हें अच्छी वाइफ की तरह प्रिटेंड करना है और यहीं पर रहना है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होएगा उसके बाद डिवोर्स के बारे में जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी, जितने भी प्रॉपर्टीज़ और मनी तुम्हें चाहिए होंगी, तुम ले लेना। तब जैन के दिमाग में एक बात आती, बिना प्रॉफिट के इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास इतना बड़ा वाइन यार्ड है, वो मुझसे शादी कर रहा है। वैसे इस शादी में मेरा तो भला दिखाई दे रहा है कि हाँ, मेरे सारे कर्ज पूरे हो जाएंगे, मेरा बिजनेस फिर से खड़ा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझसे शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? जिस पर सीचोन कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा और क्या लॉस होएगा इसके बारे में तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सोच लो और समझ लो। जैन के मना करने पर सीचोन उसे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकालता है। अब जब तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती हो तो इस घर में रहकर फ़ायदा है क्या? एक काम करो, तुम जाओ और सिया से ही शादी करो। जिस पर जैन कहती है, 1 मिनट, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ और तुमसे शादी करने के लिए भी। जिस पर सीचोन कहता है, देख लो, बात तुमने पक्की की है, दोबारा चेंज मत करना। सीचोन के वाइन यार्ड में आग लग जाती है जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। यहाँ पर दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नाम होप है। उसे कुछ डाउट होता है कि कोई भाग रहा है, उसके बाद वो फॉलो करने स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो एक लड़की को पकड़ता है। इस लड़की का नाम इंग है। इंग सीचोन की नेगोबार है और उसके डैड उस विलेज के चीफ है। तब यहाँ पर होप इंग से कहता है, क्या ये आग तुमने लगाई है? क्योंकि तुम्हारी और हमारी दुश्मनी काफ़ी टाइम से, तुम्हारे डैड ने सब कुछ जानबूझकर किया है ना, और तुम उन्हें खबर देने जा रही हो। जिस पर इंग कहती है, देखो, ना ही मेरे डैड ने ऐसा किया है और ना ही मैंने कुछ ऐसा किया है, मैंने तो बस यहाँ पर आग के बारे में सुना तो बस देखने के लिए चली आई, क्या सब कुछ ठीक तो है कि नहीं है। जिस पर होप कहता है, तुम्हें इतनी आसानी से क्या लग रहा है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूँगा और तुम्हें छोड़ दूंगा? इंग उसे एक पंच मारती है, तुम करो या ना करो, मुझे यहाँ से जाने दो। इंग के जाने के बाद होप उसे चिल्लाता है, इतनी बुरी तरीके से हिट कौन करता है? दोबारा मिलो, फिर इस हिट का बदला मैं ले लूँगा। जल्द ही सीचोन को भी आग के बारे में मालूम पड़ जाता है। आग में फंसे हुए एक बंदे की हेल्प सीचोन जा करके खुद करता है और बाद में वो सबसे पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। आग पर भी काबू पा लिया जाता है। अब यहाँ पर होप सीचोन का सबसे बेस्ट वाला एम्प्लॉय था। वो सीचोन को इंग के बारे में बताता है, साथ ये भी कि हो सकता है ये काम विलेज के चीफ का है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है और आए दिन उसकी कुछ ना कुछ ऐसी चीफ सी हरकतें रहती है। तो वहीं पर सीचोन का कहना था, उसके डैड का तो मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इंग वो काफ़ी अच्छी लड़की है, वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। सीचोन के जाने के बाद वहाँ के अदर्स एम्प्लॉय होप को टीज करते हैं। वैसे क्यूट लोग ज़्यादा क्रूल नहीं होते हैं। इंग अपने डैड को सीचोन के वाइन यार्ड में आग लगने के बारे में बताती है कि लोगों का कहना है कि डैड ये सब कुछ आपने किया है, लेकिन मैं जानती हूँ ना, आप मेरे अच्छे वाले डैड हो, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जबकि इनको सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये आग लगवाने का काम उसी के डैड ने ही किया था। मॉर्निंग में जब जैन की आँख खुलती है तब वो सामने कपड़े रखे हुए देखती है और साथ ही एक लेटर भी था। उस लेटर पे लिखा हुआ था कि मेरे पास सिर्फ बॉयज़ के कपड़े हैं, वुमेन के कपड़े नहीं हैं, तो फिलहाल के लिए इसे ही पहन लो। जैन भागने की फिराक में थी और मौका मिलते ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है, लेकिन उसे भागते हुए सीचोन देख लेता है। मालूम था तुम ऐसी हरकत ज़रूर करोगी, तुम भरोसे के लायक नहीं हो। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर जैन भाग रही होती है और सीचोन के सारे वर्कर्स थे और वो लोग जैन को देख रहे थे। तभी सीचोन चिल्लाता है कि चोर चोर चोर। अब सारे लोग जैन के पीछे पड़ जाते हैं, उसे चोर समझकर पकड़ने लगते हैं और सामने से सीचोन भी बाइक लेकर के आ ही जाता है।
जैन चाह कर भी नहीं भाग पाती है क्योंकि सारे लोग उसे घेर जो लेते हैं और आगे चल करके जैन को सारे लोग पकड़ लेते हैं। बॉस का ऑर्डर जो था, सीचोन जब जैन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है तब जैन डरते हुए कहती है, देखो मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया, और बात रही इन कपड़ों की, माना ये कपड़े तुम्हारे हैं लेकिन इसे तुमने ही तो दिया था पहनने के लिए। तब यहाँ पर सीचोन कहता है, मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, तुमने मेरी बहुत कीमती चीज़ को चुराया है और तुम्हें क्या लगता है मेरे ही इलाके से मेरी ही चीज़ को चोरी करके लेकर जाना आसान है। तब यहाँ पर जैन कहती है, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया है। सीचोन उसकी तलाशी लेता है और उसकी पॉकेट से डायमंड वाले रिंग निकालता है। तो कुछ और कहना चाहोगी? जैन कहती है, ये सब कुछ तुमने किया है ना। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सीचोन को जैन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसी वजह से कपड़े देने से पहले ही उसने उसमें डायमंड के रिंग को छुपा दिया था। बेचारी जैन एक बार फिर से उसी प्लेस पर आ चुकी थी जहाँ से उसने भागना स्टार्ट किया था। जैन काफ़ी गुस्से में थी, ये सब कुछ तुम्हारी चीप हरकत है ना। जिस पर सीचोन स्माइल करते हुए कहता है, वैसे तुम पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था, बस इसी वजह से। वैसे तुमने अपना प्रॉमिस अगर तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद ये चोरी का इल्ज़ाम तुम पर नहीं लगता। वैसे तुमने ही तो कहा था ना मुझसे शादी करने के लिए। अब जब तुम ही इस तरीके से मुझे चीट करोगी तो बदले में ऐसे छोटे मोटे इल्ज़ाम तो लगना बनता ही है ना। वैसे मैं तो अपनी बातें कभी रिपीट नहीं करता हूँ, लेकिन तुम मुझे इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं लग रही हो, तो इसी वजह से एक बार फिर से मैं अपनी बातें रिपीट कर देता हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो तुम्हें सिया से शादी करनी पड़ेगी, और सिया किस टाइप का है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने बता दिया है कि किसी माफिया से कम नहीं है। क्या मेरे साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारना चाहोगी? वो भी सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद तुम अपनी लाइफ में खुश रहना और मैं अपनी लाइफ में। सीचोन सर्वेंट को बुलाता है और उसे जैन से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये उसकी होने वाली फ्यूचर वाइफ है, और साथ ही सर्वेंट से उसके लिए खाने के लिए कुछ लाने के लिए कहता है। कुछ टाइम के बाद जैन के पास खाना आता है जो कि काफ़ी सिंपल लग रहा था, लेकिन फिर भी जैन को खाना खाना ही पड़ता है। सामने सीचोन जो था, जैन 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो चुकी थी, तो इसी वजह से सीचोन अपने होनहार एम्प्लॉय होप को बुलाता है और उससे कहता है, इस जैन पर जरा अच्छे से नज़र रखना, इसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, और स्पेशली हाँ देखना कि किसी से कांटेक्ट ना कर सके, काफ़ी स्मार्ट है। इधर आंट ऑन रात दिन एक कर चुकी थी, लेकिन अभी तक जैन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ा था। तभी वहाँ पर सिया की एंट्री हो जाती है। अभी थोड़ी परेशान थी ही, सिया को देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाती है। सिया काफ़ी गुस्से में था, तुमने मुझे उस जैन के बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया था कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। जिस पर आंट ऑन कहती है, मुझे नहीं मालूम। तब सिया गुस्से में बताता है कि तुम उसके बारे में कुछ जानती भी हो, वो सीचोन है, वाइन यार्ड का मालिक। उसके बारे में तुमने जानकर भी मुझे क्यों नहीं बताया था? उसके सामने तो मैं भी टिक नहीं सकता हूँ, फिर ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? अब जितने भी पैसे मेरे वेस्ट हुए हैं ना, मुझे वापस चाहिए, वो भी सूद समेत। तभी वहाँ पर सीचोन की एंट्री हो जाती है और सीन यहीं से कट होता है। इधर जैन बस ढूंढ रही थी कि वो किसी तरीके से किसी से कांटेक्ट कर सके। तब वो सीचोन के 2 बंदों को गेम खेलते हुए देखती है और उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही है इस घर में रह करके। जिसमें से एक बंदा कहता है, कोई बात नहीं, तुम बोर हो रही हो तो हमारे साथ थोड़ा सा गेम खेल लो। जिस पर दूसरा कहता है, बॉस ने मना किया था ना कि इस लड़की के हाथ में फ़ोन नहीं देना। लेकिन दूसरा वाला कहता है, यार गेम ही तो खेलेगी, दे देते ना, हमारे सामने तो रहेगी। अब जैन को फ़ोन मिलने ही वाला था, लेकिन पीछे सीचोन की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से जैन को तो अब फ़ोन मिलने से ही नहीं रहा। गार्ड काफ़ी डरे हुए थे जब वो अपने बॉस को गुस्से में देखते हैं। सीचोन ज़बरदस्ती जैन को घसीटते हुए कहीं और लेकर जा रहा था, जिस पर जैन कहती है, मैं बस अपने फैमिली वालों को कॉल करना चाहती थी, आंट ऑन से बात करना चाहती थी, बस और कुछ भी नहीं। जिस पर सीचोन कहता है, ओ तो तुम आंट ऑन से बात करना चाहती थी, तो ये रहा तुम्हारे लिए सरप्राइज़। और आंट ऑन साइड से निकलती हैं, जो कि जैन को देख करके काफ़ी स्माइल कर रही थी और हाय बाय कर रही थी। जैन जब हैरानी से सीचोन की तरफ देखती है, सीचोन कहता है, तुम्हें यहाँ पर लाने से पहले मैंने आंट ऑन को लिफ्ट यहाँ पर पहले से ही दे दिया था। अब आंट ऑन गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। जैन मेरी बच्ची, सच में मुझे माफ़ करना, गलत इंसान से शादी करने पर तुम्हें मजबूर कर रही थी। सच बताऊँ, वो तो तुम्हारी लायक ही था ही नहीं। क्या अभी भी अपने आंट ऑन को माफ़ नहीं करोगी? मैं तो बिज़नेस और घर के लिए कर रही थी ना, वैसे मुझे मालूम नहीं था सीचोन इतना ज़्यादा रीच है। वैसे सच में इससे शादी करने पर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। सीचोन स्माइल करते हुए जैन से कहता है, देखो ज़रा, कम टाइम में आंट ऑन मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझ गई हैं और तुम अभी तक नहीं समझ पाई हो। वैसे मैं यहाँ पर तुम दोनों को डिस्कशन के लिए नहीं लाया हूँ, मैं तो यहाँ पर शादी की प्लानिंग के लिए
लेकर आया हूँ। आंट ऑन शादी के बारे में बातें करने लगती है कि किस तरीके से डेकोरेशन और प्लानिंग होगी, तो वहीं पर जैन के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। आंट ऑन शादी के बारे में पूरी डिस्कशन कर लेती हैं और उसके बाद वो गुड बाय बोल करके वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो जैन का लगेज भी साथ में लेकर आई हुई थी, जो कि इस वक्त जैन के हाथ में था। जैन काफ़ी कंफ्यूज थी। वो सीचोन से कहती है, तुम्हें जानने में मुझे इतना टाइम लग रहा है और मेरी आंट ऑन इतनी जल्दी तुम्हारी बातों में आ गई, आखिर तुमने किया क्या है? जिस पर सीचोन कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं उस वक्त गया था जहाँ तुम्हारी आंट प्रॉब्लम में फंसी थी। उन्हें बस मैंने प्रॉब्लम से निकाल दिया। उनके शेयर्स जो सब डूब रहे थे, तुम्हारी डैड की कंपनी, इन शॉर्ट यूँ कहा जाए कि तुम्हारी डैड की कंपनी का ओनर अब से मैं हूँ, बिकॉज सारे शेयर्स वगैरह तो अब मैंने ख़रीद लिए ना। जिस पर जैन काफ़ी हैरान थी, क्या तुम मेरे कंपनी के ओनर? सीचोन कहता है, हाँ ओनर कह सकती हो, वैसे बुरा भी नहीं लग रहा है तुम्हारे मुंह से ओनर सुनना, लेकिन हाँ अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो फिर हो सकता है वो कंपनी तुम्हारे नाम में कर दूँ। और वैसे भी सिर्फ 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, ज़रा सोच समझ लो। हैंडसम हूँ, यंग हूँ, रिच भी हूँ। आगे ना चाहते हुए भी जैन को सीचोन के साथ आना पड़ता है। सीचोन जैन को उसका रूम दिखाता है और कहता है, यहाँ पे तुम जाकर रह सकती हो और सो भी सकती हो। अगर तुम्हें डर लग रहा है न्यू प्लेस होने की वजह से, तो मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे रूम में चलने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जैन कहती है, बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी ये सब शादी के बाद। सीचोन जैन को फ़ोन देता है, जिस पर जैन कहती है, क्यों अब डर नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगी? सीचोन कहता है, सरप्राइज़ है, और वैसे भी तुम्हें यहाँ से भागने के लिए रीज़न चाहिए था, और तुम्हें न भागने के लिए मैंने उससे भी बड़ा रीज़न दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम भागने की कोशिश नहीं करोगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें अपने डैड का बिजनेस और उनका घर बहुत ज़्यादा प्यारा है, उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। तो फिर ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैसे रात काफ़ी हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। जैन चली जाती है। उसे देख करके सीचोन स्माइल करता है। उसकी स्माइल ज़्यादा देर तक उसके फेस पे नहीं रहती है। जब वहाँ पर उसकी आंट आती हैं, आंट उसकी अच्छी क्लास लेती हैं। सुचैन शांति से खड़ा था, तब आंट कहती है, ये किस तरीके से खड़े हो, और शर्ट प्रॉपर सही से करो, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, सब भूल गए हो मेरे जाते ही। सुचैन फटाफट अपनी शर्ट के बटन को बंद करने लगता है और आंट से कहता है, अब हर बार मुझे एक स्टूडेंट की ही तरीके क्यों ट्रीट करती हैं? अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आंट उससे जैन के बारे में पूछती है, तभी जैन आ जाती है। जैन ने सुचैन के कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें देख करके आंट वॉज लाइक, क्या ये ऐसे कपड़े पहनती है? सीचोन जान जाता है। तब वो आंट से कहता है, एक्चुअली इस लड़की के पास कपड़े नहीं थे और यहाँ पर सिर्फ मेरे ही कपड़े थे, तो मैंने इसे दे दिया था, इसी वजह से। अब यहाँ पर आंट जैन को देखती हैं और उससे बात करना चाह रही थी कि शादी उसी की मर्ज़ी से हो रही है, उसे फोर्स तो नहीं किया गया है। इसी वजह से वो सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं कि तुम दोनों चले जाओ, बाकी मुझे होने वाली ब्राइड से बात करनी है। अब जैन, सुचैन और आंट थे। आंट जैन से सवाल करती है, वैसे कब से एक दूसरे को जानती हो, और ये प्यार शेयर कब हुआ, और शादी इतनी जल्दी क्यों करना चाहती हो? जहाँ जैन चुप थी तो वहीं पर सुचैन सब कुछ बोले जा रहा था। आंट, मैं सही कह रहा हूँ, ये शादी हम दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे की मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, और वैसे भी हमें मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। जिस पर आंट सीचोन से कहती है, मैं बात तुम्हारी ब्राइड से करना चाहती हूँ, ना कि तुमसे, तुम मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करो। एक काम करो, बाहर जाकर वेट करो जब तक कि मैं जैन से बातें करती हूँ। हाँ, याद रखना, बातें सुनने की कोशिश मत करना। सीचोन वहाँ से जाने लगता है। कंफ्यूज था कि पता नहीं अब जैन क्या करेगी। वैसे भी वो मौके की तलाश में तो रहती है, और कहीं आंट के सामने उसने अपना मुंह खोल दिया तो मैं क्या करूँगा। अब आंट जैन से अकेले में शांति से बातें करती हैं। वैसे तुम दोनों में प्यार कब हुआ, तुम दोनों कब एक दूसरे से मिले, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। तुम मेरी सीचोन की होने वाली ब्राइड हो, लेकिन फिर भी मैं इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर इतनी जल्दी तुम दोनों शादी क्यों कर रहे हो? क्या कुछ रीज़न है? शादी करना भी चाहती हो या नहीं? जिस पर जैन कहती है, आंट, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। तब आंट कहती है, हाँ, शादी नहीं भी करना चाहती हो और इतनी जल्दी करने जा रही हो? तब जैन कहती है, हाँ, पहले मेरी थिंकिंग कुछ इसी तरीके की थी जब सीचोन ने मुझे प्रपोज़ किया था, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानती नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उसे जाना और कुछ रीज़न की वजह से अब मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। और इधर सीचोन चक्कर काटते जा रहा था कि पता नहीं जैन ने अब तक क्या कह दिया होगा आंट से। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आंट और जैन दोनों आते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, जहाँ पर सीचोन जान जाता है कि जैन ने अपना मुंह नहीं खोला है। आंट कहती है, तुम्हारी ब्राइड से मिल करके काफ़ी अच्छा लगा, और मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ, अब तुम बड़े हो गए हो, शादी करने जा रहे हो, तो इस लड़की का अच्छे से ख्याल रखना।
जिस पर सिचोन जैन के पास जाते हुए कहता है, आंट मैंने कहा था ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और उसे गले लगकर जैन से कहता है, अच्छा हुआ तुमने अपना मुंह नहीं खोला। जिस पर जैन कहती है, हाँ मुंह बंद करने के लिए तुमने रीज़न भी तो दिया था, कंपनी मेरे जो नाम करती है, तो जाहिर सी बात है मुझे मुंह बंद ही करना पड़ेगा अगर मुझे सब कुछ मेरा चाहिए। तब यहाँ पर सिचोन आंट को दिखाने के लिए जैन को किस करता है कि हम दोनों देखो एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और जैन को भी ना चाहते हुए ऐसे ही करना पड़ता है। आंट यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती हैं कि चलो दोनों अपनी ही मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगली सीन में सिचोन को दिखाया जाता है जो कि अंधेरी रात में बैठा हुआ था और पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है। जब जैन का एक्सीडेंट हुआ था तब वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, सिचोन उसकी हेल्प करता है। जब जैन होश में आती है तब उसे मालूम पड़ता है कि वो अब नहीं देख पाएगी, उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। उसके बुरे वक्त में जब कोई भी उसके साथ नहीं था तब सिचोन खड़ा था। जैन के उस बुरे वक्त में सिचोन ने उसका पूरा साथ दिया था और पूरा सपोर्ट किया था। वो हमेशा उसी के साथ रहा करता था। उसे जैन के भी बारे में सब कुछ मालूम पड़ चुका था कि जैन एब्रोड अपने डैड के बिजनेस को बढ़ाने की एजुकेशन सीखने के लिए आई हुई थी। दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। जब यहाँ पर जैन को मालूम पड़ा कि उसका ऑपरेशन होने वाला है और उसकी वजह से वो सब कुछ देख सकती है, तब उसने सबसे पहले सिचोन को देखना पसंद किया था। उसने कहा था कि सबसे पहले वो सिचोन को देखेगी। सिचोन की लाइफ में उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। उसने अपने बारे में उसे सब कुछ बताया था, साथ ही रिंग भी शो किया था कि वो आज जा करके जैन को प्रपोज करेगा। जिस पर उसके फ्रेंड का कहना था कि अगर ऑपरेशन होने के बाद भी वो लड़की ठीक नहीं रही, मतलब कि वो कभी देख नहीं पाई, वो अंधी रही, तो क्या तब भी तुम वही सिचोन रहोगे जो अभी मेरे सामने हो। जिस पर सिचोन ने कहा था कि हाँ मैं यही सिचोन रहूँगा जो कि उस लड़की से प्यार करता हूँ, और वो चाहे जैसी भी रहेगी मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। सुचैन और उसका दोस्त जब हॉस्पिटल आते हैं तब नर्स के थ्रू मालूम पड़ता है कि जैन का ऑपरेशन हो चुका है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है और फिलहाल उसका भाई उसे लेकर गया है। जिस पर सिचोन का फ्रेंड कहता है कि मैं जानता हूँ कि उसका भाई कहाँ रहता है, वैसे तुम अगर चलना चाहो तो मैं तुम्हें लेकर चल सकता हूँ। सिचोन चला जाता है। आगे दिखाया जाता है जब सिचोन उस प्लेस पर पहुँचता है तो वो जैन को एक लड़की के साथ देखता है, जहाँ पर जैन उस लड़के से कह रही थी कि वो नाम से कभी नहीं मिलेगी, उससे कभी भी प्यार नहीं करेगी। जिस पर उस लड़के ने उसे हक किया था। उस वक्त सिचोन बहुत बुरी तरीके से टूटता है और वहाँ से चला जाता है। वैसे आपको बता दूँ पास्ट में जैन सिचोन का नाम से ही जानती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सिचोन का कहना था, इन बीते हुए सालों में मुझे जितनी दुख तकलीफ़ हुई है अब तुम्हें भी मैं वो सब देने वाला हूँ। तब शायद तुम्हें समझ में आएगा कि दूसरों को हर्ट करने का क्या अंजाम होता है। सिचोन अपनी शादी में अपने डैड को भी इनवाइट करता है, जहाँ पर स्टेप मदर और पैच दोनों सुन लेते हैं। अब यहाँ पर स्टेप मदर का कहना था क्या सिचोन शादी कर रहा है। जैन के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम पड़ चुका था कि जैन कितनी बड़ी ज्वेलरी डिज़ाइनर की बेटी है, काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसके कर्ज़ों के बारे में उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। स्टेप मदर का कहना था चाहे जैसी भी हो, स्टेप मदर ही सही, मदर तो हो ना, मुझे सिचोन की शादी में जाना है और पैच भी जाएगा। उसी ही बहाने हम हमारा वाइन यार्ड देख लेंगे कि सुचैन उसकी अच्छे से केयरिंग करता भी है कि नहीं। सिचोन की शादी के बारे में इंग को भी मालूम पड़ जाता है और वो अपने डैड से कहती है, डैड सिचोन की शादी होने वाली है और नेगोबार होने की वजह से हमें उसे उसकी शादी पर कुछ गिफ्ट देना चाहिए। जिस पर उसके डैड मान जाते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। उस सुचैन की शादी है, गिफ्ट बहुत बढ़िया वाला गिफ्ट उसे दूंगा उसकी शादी पर। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सिचोन और जैन की शादी का फंक्शन था, जहाँ पर स्टेप मदर और पैच भी आए हुए थे। स्टेप मदर की नज़रें तो बस वाइन यार्ड पर रहती है, तो वहीं पर पैच की नज़रें जैन पर जाकर अटक जाती है। इतनी खूबसूरत ब्राइड सुचैन के पास कैसे हो सकती है जब मैं हूँ। जैन काफ़ी प्रेटी लग रही थी अपने ब्राइडल वाले रुख में। सिचोन जैन को बस देखते ही रह जाता है। जैन के दिल और दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि वो शादी नहीं करना चाह रही है, लेकिन फिर भी ना चाहते भी उसे ये शादी करनी पड़ेगी अगर वो सब कुछ ठीक करना चाहती है। और सिचोन का कहना था बस 1 ईयर का ही तो कॉन्ट्रैक्ट है, इस 1 ईयर में मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला हूँ, तुम्हें कितनी तकलीफें देने वाला हूँ, तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं होगा। सारे रिचुअल्स के साथ इन दोनों की शादी कंप्लीट होती है, जहाँ पर सारे लोग चेयर अप करते हैं दोनों को किस करने के लिए, और सिचोन जैन को किस भी करता है ये कहते हुए कि अब वो उसका लीगल वाला हस्बैंड बन चुका है। यह है थीपा जो कि अपने चमचे के पास कॉल करती है और उसे कहती है कि मीडिया कहाँ पर रह गई है। जिस पर वो बताता है कि बस कुछ ही टाइम में सिचोन की शादी में हंगामा होने वाला है, मीडिया पहुँचने वाली होगी। अब ये बातें कर रही होती है तभी वहाँ पर पैच आ जाता है
वैसे मेरी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड क्या कर रही है। यहाँ पर थीफा को दिखाया जाता है जो किसी टाइम में सिचोन पे मरती थी, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि सिचोन को उसकी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा, तब उसने उसे छोड़ दिया था और पैच के पास चली गई थी। और पैच हमेशा उसका फ़ायदा उठाया करता था। लेकिन अब जो कि सुचैन काफ़ी अमीर बन चुका है, तब वो एक बार फिर से सुचैन के पास जाना चाह रही थी, लेकिन पैच उसे जाने दे तब ना। फाइनली शादी तो हो चुकी थी, अब बारी थी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए। तो इसी वजह से उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर रख दिया था ताकि लोगों को ना मालूम पड़े। जैन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही थी और ये नोटिस कर लिया था सिचोन की स्टेप मदर। उनका कहना था कि ब्राइड बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी म्यूजिक की आवाज़ आने लगती है, कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। तब सिचोन जाकर चेक करता है, जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ तो इंग के डैड कर रहे हैं। इंग के डैड म्यूज़िक प्ले कर रहे थे और कुछ लड़कियों को भी डांस करवा रहे थे। चलता फिरता एक छोटा सा क्लब उठा लाए थे, जबकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि आज सुचैन की शादी हो रही है। उसकी शादी में हंगामा क्रिएट करने के लिए उन्होंने जानबूझकर ये सब किया था। सुचैन अपने गुस्से को बर्दाश्त कर रहा था, तो वहीं पर इंग अपने डैड को काफ़ी हैरान नज़रों से देखती है और उनके पास जाती है। डैड, पहले आप ये म्यूज़िक बंद करवाएं। डैड कहते हैं, हाँ सुनाई में नहीं आ रहा है। जिस पर इंग गुस्से में कहती है, डैड पहले आप म्यूज़िक बंद करवाइए। डैड म्यूज़िक बंद करवा देते हैं। डैड, मैंने कहा था ना कि आज सिचोन की शादी है और वो हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी होने के नाते कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले आना चाहिए था, और ये सब आप क्या कर रहे हैं। जिस पर डैड बनने लगते हैं और कहते हैं, क्या शादी? ऐसा रिएक्ट वो कर रहे थे कि मानो उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज सुचैन की शादी है। जिस पर डैड का कहना था, वैसे आज शादी है तो फिर अच्छा है ना, कितनी शांति थी, कितनी सिंपल थी, और अगर मैंने बैंड बाजा थोड़ी सी बाराती ले आए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। सिचोन को तो अच्छा ही लग रहा होगा। सिचोन लोगों के सामने कह देता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। सिचोन तो इंग के डैड की ये सारी हरकतें बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन होप के फेस पे जो स्माइल थी वो कुछ और ही बता रही थी। आगे इंग के डैड अपने चमचे से मिल करके सिचोन की शादी में और ज़्यादा हंगामा क्रिएट करवाना चाह रहे थे, लेकिन अचानक से दोनों के ही पेट में गड़बड़ी मच जाती है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम ढूंढने लगते हैं। तब उनकी मुलाकात होप से होती है। होप इंग के डैड से कहता है, अगर उनका पेट इतना ही ज़्यादा ख़राब था तो उन्हें शादी में आना नहीं चाहिए, और वैसे भी खाने का टाइम हो गया है, तो अगर इसी तरीके से वो वॉशरूम के चक्कर काटते रहेंगे तो खाने का आनंद कब उठाएंगे। जिस पर इंग के डैड का कहना था, खाना भाड़ में गया, अभी अगर मेरा कुछ ख़राब हो जाएगा तो लोगों को जो आनंद आएगा ना, शायद वो आनंद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। तुम हटो मेरे रास्ते से। के डैड के साथ साथ उनके बाकी सारे चमचे भी वॉशरूम के चक्कर काट रहे थे, और ये सब कुछ होप और सारे एम्प्लॉयज़ की वजह से हुआ था, जिन्होंने मिल करके इंग के डैड और उनके चमचों के खाने में जमाल घोटा मिला दिया था। इंग अपने डैड से अकेले में बात करने के लिए आती है कि उन्हें ऐसे सिचोन की शादी में हंगामा नहीं करना चाहिए था। तो वहीं पर डैड का कहना था, ये सब बाद में बात करूंगा, पहले मुझे वॉशरूम जाने दो। जहाँ पर इंग को मालूम पड़ता है कि उसके डैड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वो बार बार वॉशरूम भाग रहे हैं। जिस पर होप स्माइल करने लगता है। इंग देखती है, स्माइल कर रहे हो क्या? तुमने मेरे डैड के साथ ये सब किया? तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, और कहकर उस पर झपट पड़ती है। होप इंग का हाथ पकड़ लेता है। ओहो, ज़्यादा एंग्री गर्ल बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे डैड ने मेरे फ्रेंड की शादी में क्या हंगामा क्रिएट किया, हाँ तुमने देखा ना। और वैसे भी ये मेडिसिन रही, जाकर अपने डैड को खिला देना, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंग जो कि दिल की काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसकी होप से नहीं जमती है। तब वो होप से कहती है, किसी दिन अगर मुझे मौका मिला ना तो तुम्हारी कंडीशन इससे भी ज़्यादा ख़राब कर दूंगी, देख लेना तुम। दीपा काफ़ी टाइम से मीडिया के आने का इंतज़ार कर रही थी। फाइनली उसका इंतज़ार ख़त्म होता है। मीडिया वहाँ पर आ चुकी थी। मीडिया वालों को सबसे पहले होप देखता है, और शादी में कोई हंगामा ना हो इसी वजह से वो मीडिया वालों से पूछता है कि प्राइवेट शादी में उन्हें किसने इनवाइट किया है। जहाँ पर मीडिया वालों के थ्रू होप को एक क्लिप के बारे में मालूम पड़ता है, और होप जाकर सुचित को बताता है कि मीडिया वालों को यहाँ पर किसी ने इन्वाइट किया है, और क्लिप भी दिखाता है जिसमें सिचोन ने थीपा को हक किए हुए था। और इस क्लिप को लेकर के अब मीडिया में काफ़ी हंगामा चल रहा था कि आज सिचोन की शादी है, और अपनी शादी के दिन वो ये सब क्या कर रहा है। लेकिन ये सब किसने किया है, इसके बारे में अब सिचोन को मालूम करना था। सिचोन की स्टेप मदर जैन को अकेला देखकर उसे कहती है, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरी मेडिसिन कार में रखी हुई है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्या तुम ले आओगी। जैन जब मेडिसिन लाने के लिए बाहर जाती है तब मीडिया वाले उसी की ताक में थे, और फिर उसे घेर लेते हैं और उससे क्वेश्चन करने लगते हैं उस क्लिप के रिलेटेड जिसमें सिचोन ने थीपा को हक किए हुए था, और वो क्लिप भी दिखाई जाती है। जैन ये सब फर्स्ट टाइम देख रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि वो मीडिया को किस तरीके से शांत करे और क्या आंसर रिप्लाई करे। वो कंफ्यूज थी। पीछे सीचोन और होप खड़े थे। होप सीचोन से कहता है, बॉस मुझे लग रहा है कि हमें भाभी की हेल्प करनी चाहिए, वरना पता नहीं क्या हंगामा हो सकता है। जिस पर सीचोन कहता है, ना ही मैं हेल्प के लिए जाऊँगा और ना ही तुम। देखो ज़रा ये अपने आप को बचाने के लिए या मुझे बचाने के लिए क्या करती है। और सीचोन के पीछे खड़ी थी थीपा और पैच, ये जानने के लिए कि देखिए क्या हंगामा होता है। यहाँ पर जैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सिंपली तरीके से लोगों को आंसर रिप्लाई करती है कि जहाँ तक आप लोगों को मालूम होगा, भले ही सीचोन और थीपा पास में एक दूसरे को डेट करते थे, बट अब ऐसा उनके बीच में कुछ भी नहीं है। और बात रही है इस हक को लेकर के, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी की वेडिंग पर किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करके अगर हक करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार ही हो सकता है। और स्पेशली तब जब हम एब्रोड में हों। एब्रोड में किसी को हक करना ये तो कॉमन सी बात है ना। पीछे सीचोन खड़ा स्माइल कर रहा था और होप कहता है, मानना पड़ेगा बॉस, भाभी कमाल की है। उस क्लिप को लेकर के अब हर किसी के बीच में बातें चल रही थी। आर्ट भी उस क्लिप को देख लेती है। तभी वहाँ पर सीचोन की स्टेप मदर आती है और आग में घी डालने का काम करती है। अगर सीचोन को ऐसे ही कुछ करना था तो उसे जैन की लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। इसमें जैन की क्या गलती? अगर वो सच में किसी से प्यार करता है तो शादी भी वो कर सकता था, लेकिन उसने तो ठान ही लिया है सबकी ज़िंदगी में बस प्रॉब्लम ही खड़ी करना है। 2 लड़कियों की ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी। डैड जब यहाँ पर स्टेप मदर को देखते हैं तब उनकी आंखों में जो स्माइल थी उससे वो समझ जाते हैं कि ये काम ज़रूर स्टेप मदर का होगा, लेकिन स्टेप मदर तो साफ मना कर देती हैं। जैन को जो कहना था वो उसने मीडिया के सामने कह दिया था। अब बारी थी सुचैन की। सुचैन जैन के पास आता है और मीडिया वालों से कहता है कि जहाँ तक कि मेरा मानना है कि आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि पास्ट में मैं और थीपा एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन वो पास्ट की बातें थी। प्रेजेंट में तो आप मेरी वाइफ से मिल ही चुके हैं। और बात रही थीपा की, तो जैसा कि मेरी वाइफ ने बताया है कि वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बस आई हुई थी और उसी पे ये हक हुआ था। और वैसे भी आपको तो अच्छे से मालूम होगा कि थीपा ऑलरेडी अब मेरे भाई पैच को डेट कर रही है और उन दोनों की भी शादी होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है पॉसिबल। और बात रही इस वीडियो को लेकर के, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें आधी से ज़्यादा तो वीडियो एडिटिंग की हुई है। पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर पैच खड़ा हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। क्या ये वीडियो एडिटिंग की हुई है? बिल्कुल भी नहीं एडिटिंग की हुई है। वो थीपा से उसका फ़ोन लेता है, लो मैं वीडियो अभी मीडिया के सामने शो करता हूँ, तब मालूम पड़ेगा कि एडिटिंग है या रियल है। लेकिन थीपा उससे पहले अपना फ़ोन लेकर के वहाँ से भाग जाती है। सीचोन मीडिया वालों से कहता है, वैसे तो हम लोगों ने आपको इनवाइट नहीं किया है अपनी शादी में, बट फिर भी अगर आप आ गए हैं तो शादी को एंजॉय करके जाइएगा। अगर आपने हमें इन्फॉर्म किया होता तो शायद मैं आप लोगों के लिए अरेंजमेंट और ज़्यादा अच्छी कर सकता था। मीडिया वालों का चैप्टर तो बंद हो जाता है। उसके बाद होप को दिखाया जाता है जहाँ पर सीचोन के पास आता है और उसे बताता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं उसकी स्टेप मदर थी। स्टेप मदर ने ही जानबूझ करके जैन को बाहर भेजा था मेडिसिन लाने के लिए, जबकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि बाहर मीडिया वाले हैं, शायद इसमें उन्हीं का ही हाथ हो। जिस पर सुचैन का कहना था, हाँ इसमें मेरी मॉम का ही हाथ है क्योंकि मैंने पता लगा लिया है। होप सीचोन से कहता है, वैसे भाभी जिस तरीके से मीडिया वालों को हैंडल कर रही थी और इतने कॉन्फिडेंस से जवाब दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि उस वीडियो को देखने के बाद भी उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जिस पर सुचैन कहता है, हाँ फ़र्क कहाँ से पड़ेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती की शादी है और प्यार तो किसी और से करती है ना। थीपा अकेले में अपने फ़ोन से उस वीडियो को डिलीट कर रही होती है, लेकिन सही टाइम पर पैच आ जाता है। क्या कर रही हो? इतना बड़ा सबूत हमारे हाथ लगा है और तुम उसे मिटाने पर तुली हुई हो। आखिर तुमने मुझे मीडिया वालों को शो करने क्यों नहीं दिया कि ये ओरिजिनल वीडियो है, इसे एडिटिंग नहीं की गई है। तब थीपा उसे शांत करवाती है। यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सीचोन को अकेले पा करके थीपा उसके पास गई हुई थी और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए हक भी करती है और अपने बारे में भी उसे कहती है कि पास्ट में उसने उसे रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की। अब वो अपने इस गलती को सुधारना चाहती है, जबकि सीचोन ने मना कर दिया था कि अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और वो जैन से शादी करने के लिए जा रहा है। उस वक्त इन दोनों के हक किए हुए उस मोमेंट को पैच रिकॉर्ड कर लेता है और यहाँ पर मालूम पड़ता है थीपा और पैच दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए थे सीचोन को बर्बाद करने के लिए। थीपा यहाँ पर अपनी चालाकी से पैच को उल्लू बना करके सीचोन को पाना चाह रही थी और ये साबित करना चाह रही थी कि वो पैच के साइड पर है और पैच उल्लू बने जा रहा था। थीपा का कहना था कि अगर इस वीडियो को मीडिया के सामने शो किया गया तो इंसल्ट थीपा की होगी, क्योंकि ये फ़ोन उसी का ही जो है। अगले सीन में सीचोन और जैन को रूम में दिखाया जाता है। सारे लोगों के जाने के बाद जैन सुचैन से कहती है,
अब जब सब जा चुके हैं तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मेरे रूम से जाना चाहिए? जिस पर सीचोन कहता है, आज हमारी शादी हुई है और तुम चाहती हो कि मैं बाहर जाऊँ। सीचोन जाते हुए डोर को बंद कर देता है, जिस पर जैन कहती है, दरवाज़ा क्यों बंद किया? तब सीचोन कहता है, एक्चुअली मुझे कुछ एक्सप्लेन करना था, इन शॉर्ट में, बस इसी वजह से। जैन को कुछ अजीब सा लगता है, इसी वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए साइड में रखा हुआ लैम्प उठा लेती है। देखो, ये शादी नकली है, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हुआ है, प्यार असली नहीं है तो दूर रहो। जिस पर सीचोन जैन को हक कर लेता है और उससे कहता है, वैसे मीडिया वालों के सामने तुमने कहा था ना कि हक डिफरेंट टाइप के होते हैं, हक का मतलब प्यार नहीं होता है, तो ये हक समझो मैं तुम्हें थैंक्स बोल रहा हूँ मीडिया वालों के सामने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस पर जैन कहती है, हाँ तो क्या हुआ, इसके लिए तुम दूर से भी थैंक्स बोल सकते हो, और वैसे भी इस गलतफहमी में तो बिल्कुल भी नहीं रहना कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया वालों को आंसर रिप्लाई किया था। तब सीचोन कहता है, ओह अच्छा, मैं समझ गया, तुमने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया क्योंकि तुम अपनी शादी पर हंगामा क्रिएट नहीं करवाना चाह रही थी। जिस पर जैन कहती है, काफ़ी समझदार हो, भला एक लड़की जिसकी आज शादी होने वाली हो और उसका हस्बैंड किसी और को हक करे और मीडिया में ये बात जाए तो रेपुटेशन तो ख़राब होती है ना। बस उसी रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में मुझे ये करना पड़ा, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना। अब वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाने लगती है, जिस पर सीचोन कहता है, जल्दी जाओ क्योंकि उसके बाद तुम्हें अपनी वाइफ की भी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। वॉशरूम में जाने के बाद जैन काफ़ी परेशान थी कि अब वो क्या करे। होप सोने से पहले शावर लेने के लिए जाता है, पीछे से इंग भी आ जाती है। अब होप की वजह से इंग के डैड काफ़ी परेशान हुए थे, तो इसी वजह से उसका रिवेंज लेने के लिए इंग आई हुई थी। होप शावर लेकर के आता है और अपने बेड पर आराम से सो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसके बेड पर बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है और वो उसे बहुत बुरी तरीके से काटती है, जिसकी वजह से होप काफ़ी परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। और दूर से खड़ी इंग ये सब कुछ देख करके स्माइल कर रही थी, लेकिन चींटियों को बेड के नीचे रखने तक इंग को भी बहुत सारी चींटियों ने काट लिया था। सीचोन जब शावर लेकर के बाहर आता है तब वो हंस पड़ता है जब वो जैन को देखता है। जैन सो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में लैम्प था जो कि उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया हुआ था। सीचोन उसके हाथों से लैम्प को साइड में रखता है। जैन को सोते हुए देख करके सीचोन स्माइल करने लगता है, लेकिन जब वो पास्ट के बारे में सोचता है तब उसकी स्माइल गायब हो जाती है और उसके दिमाग में बस जैन से रिवेंज लेने का ख्याल आ जाता है। मॉर्निंग में जब जैन की आंखें खुलती है, चिल्लाकर बैठ जाती है क्योंकि उसके साइड में सीचोन सोया हुआ था। अब वो परेशान थी कि कल रात हुआ क्या है। सीचोन उसका काफ़ी मजाक उड़ाता है और जैन से कहता है कि वो रात भर उसे सोने नहीं दी क्योंकि उसके खर्राटे बहुत ज़्यादा बुरे थे। जिस पर जैन का कहना था, मैं खर्राटे नहीं लेती हूँ। सीचोन उसे काफ़ी टीज़ करता है। तभी जैन के पास किसी का कॉल आता है और उस कॉल को रिसीव करती है। सीचोन को अपने सामने देख करके वो बातें नहीं करती है और साइड पर जा करके बातें करने लगती है, जिसकी वजह से अब सीचोन के दिल में उस लड़के का ख्याल आने लगता है जिससे जैन ने लास्ट टाइम हक किया था। तो उसे बुरा लगता है। वो जैन की जासूसी करते हुए उसके पीछे आता है। जैन किसी मार्क नाम के बंदे से बात कर रही थी, जहाँ पर मार्क का कहना था, जैन तुमने शादी क्यों कर ली, वो भी इतनी जल्दी। जिस पर जैन कहती है, तुम्हें सब कुछ बताऊंगी लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगले सीन में सीचोन को दिखाया जाता है जो जैन को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने के लिए कहता है। जब यहाँ पर जैन रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ती है, उसमें से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो वो फॉलो करने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। तब सीचोन जैन से कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है 1 ईयर के लिए और इस 1 ईयर के बीच में तुम्हें मेरी अच्छी वाइफ बन के रहना पड़ेगा, तो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जिस पर जैन स्माइल करते हुए सीचोन से कहती है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले तुमने मुझे किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में नहीं बताया था, तो अब मेरी मर्जी, अगर मुझे किसी से बात करना है, किसी से मिलना है, तो इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से सीचोन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो जैन को उस मार्क नाम के बंदे से दूर रखना चाह रहा था, इसी वजह से उसने ये रूल्स एंड रेगुलेशन को बीच में लाया, लेकिन जैन ने उसे फॉलो नहीं किया। इस वजह से सीचोन काफ़ी गुस्से में था। इसी वजह से वो जैन को ज़बरदस्ती अपने वाइन यार्ड के फील्ड में लेकर आता है और उसे कहता है कि वो अदर्स वर्कर के साथ मिल करके काम करेगी जैसे कि दूसरे वर्कर्स करते हैं। और यहाँ पर वो होप से कहता है कि वो जैन पर अच्छे से नज़र रखे कि जैन अच्छे से काम कर भी रही है या नहीं। सीचोन को लग रहा था कि वो जैन को परेशान करके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने पर उसे मजबूर कर देगा, लेकिन जैन तो फील्ड में काम करने के लिए तैयार हो जाती है और रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने से मना कर देती है। आंट को जब मालूम पड़ता है तब वो फील्ड में आती हैं। सुनाई में आया है तुम जैन को फील्ड में काम करवाने के लिए लेकर आए हो, अभी नई नवेली दुल्हन है
और इस तरीके से फील्ड में काम करेगी। लेकिन जैन यहाँ पर ऐसा शो करती है कि उसे फील्ड में काम करके काफ़ी मज़ा आ रहा है। घर पर रहकर वो बोर हो जाती है और यहाँ पर इतने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ उसे काफ़ी अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आंट भी मान जाती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। आंट को जाते हुए देख करके सीचोन जैन से कहता है आंट को गुड बाय करो। सीचोन के दो दुश्मन, एक तो उसके स्टेप मदर और दूसरे इनके डैड, अब दोनों ही हाथ मिला लेते हैं सीचोन को बर्बाद करने के लिए।